हालांकि वीडियो में अपलोड है सारा लेक्चर रिलेटेड, क्योंकि तुम लोग को पर्टिकुलर टाइम पे स्पेसिफिक हम लिखवाते जाते हैं, तो सारा वीडियो तो अपलोड ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो जो चीज नहीं मिल पाएगी वैसे तुम लोग देख के बना सकते हो फटाफट। चलो, हालांकि यहाँ पे देखेंगे क्या, सेंट्रल डोगमा। देखो, हालांकि जो मैंने जेनेटिक्स की लेक्चर सीरीज चालू की है ना, अगर इसको सबसे पहले देखा जाए, पहले तो हम चेक कर लेना रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। हाँ, ठीक है। तो जेनेटिक का जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने चालू किया था, अगर देखोगे तो बॉटनी का जो पेपर नंबर 3 है, और और कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा एकदम कवर होता जा रहा है आपका। ठीक है, अलग से आपको जो भी कुछ पढ़ना है, बस बस पेपर नंबर 2 के अंदर हम इकोलॉजी पढ़ा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगी बॉटनी का भी सिलेबस। हालांकि वहां पे भी सेंट्रल डोगमा और प्रोटीन सिंथेसिस है, और यहाँ पे भी है। तो कहीं ना कहीं जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा, अगर नोट्स बनाया होगा, तुम लोगों ने देखा होगा लिंकेज क्रॉसिंग ओवर आपका बॉटनी में भी था, आपका यहाँ पे भी था। ठीक है ना। तो चलिए, सेंट्रल डोगमा क्या होता है, और सेंट्रल डोगमा क्या होता है, और इसी को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रुप में आपको मैंने 2 पीडीएफ दिया है, ठीक है ना। 2 पीडीएफ आपको हम ग्रुप में भेजे हैं। आप किसी कोई भी एक यूज कर सकते हो, चाहे आप दोनों का यूज करके अपना नोट्स बना लो। बस तुम्हें ये समझ में आ जाए कि क्या होता है। सेंट्रल डोगमा पूछेगा तो भी आपको एक ही आंसर लिखना है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस पूछेगा तो भी आपको एक ही आंसर लिखना है। ठीक है प्रियांशी सिपांजलि। तो आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को ही हम लोग सेंट्रल डोगोमा के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए जो हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनता है, और आरएनए के थ्रू क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब आरएनए से जब डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन बोलता है होता है, और जब आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, या सेंट्रल डोगोमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, किसी भी दोनों नाम अगर दे, दोनों में से कोई एक नाम पूछता है, तो आपको आंसर सेम ही लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि सेंट्रल डोगोमा होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम आपको फिगर में बताएंगे कि प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो सेंट्रल डोगोमा है, आप एक बेसिकली फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाते हो कि जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए जाता है, आरएनए से प्रोटीन जाता है, तो इस फ्लो चार्ट को, या फिर इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या जो ट्रेवल होता है, कहाँ से, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, या फिर डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, इसी प्रोसेस को, इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग बेसिकली सेंट्रल डोगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंट्रल डोगोमा इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो सेंट्रल डोगमा के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन आपको बेसिकली फ्लो होते हुए, बेसिकली आपको आगे की तरफ दिखाई देती है। ठीक है, फिर इसमें सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए इज एसेंशियल टू मेक अप ऑल प्रोटीन। तो ये कह रहा है कि, ये बता रहा है इसके बारे में कि भैया जो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर प्रेजेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एसेंशियल है, ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। ठीक है, तो बेसिकली आप कहोगे कि चाहे डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो कहोगे कि यहाँ पे आरएनए का काम क्या है, तो कहोगे कि आरएनए एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। ठीक है ना, आरएनए क्या करता है कि मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, किसकी मदद से, तो राइबोसोम की मदद से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और आगे प्रोटीन का सिंथेसिस होता हुआ दिखाई देता है। तो सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा है कि इट इज सजेस्टेड दैट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए इज एसेंशियल, जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, वो एसेंशियल है टू मेक अप ऑल प्रोटीन। और यहाँ पे जो आरएनए होता है एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, जो कि अपने साथ कैरी करता है इंफॉर्मेशन, अपने साथ इंफॉर्मेशन कैरी करता है थ्रू राइबोसोम्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? सबसे पहला पैराग्राफ में आपने देखा सेंट्रल डोगोमा क्या होता है,
जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे आगे की तरफ फ्लो होती है। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपने देखा कि डीएनए कैसे एसेंशियल है प्रोटीन के सिंथेसिस में, आरएनए का काम क्या है, मैसेंजर की तरह काम करना, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम के थ्रू कैरी करना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये लोग सोए रहते हैं क्या, भाग जाते हैं? वो यही लास्ट मोमेंट में आ जाएगा ना तो फिर रोएंगे सब। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसे टॉपिक, जेनेटिक्स के टॉपिक इन लोगों को खुद ही कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है एक साथ में। हम्म। और बाद में रिकॉर्डिंग बैठ के देखते हैं सब। कौन कौन रिकॉर्डिंग देखता है, पूरा चार्ट लिस्ट बन के आती है वहां पे एप्लीकेशन में। चलो, सेंट्रल डोगोमा का डेफिनेशन क्या है? सेंट्रल डोगोमा इज द प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड टू मेक अ फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोटीन। तो अब इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने देखा था ना कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है वो काफी इसेंशियल रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और आरएनए यहाँ पे एक मैसेंजर की तरह काम करता है, और यहाँ से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है तो किसके थ्रू, क्या जरिया है, किसके थ्रू लेके जाता है, तो राइबोसोम की मदद से हमारा इंफॉर्मेशन कैरी करता है। फिर आपने यहाँ पे लिखा कि सेंट्रल डोगोमा का डेफिनेशन हेडिंग डाल के बताओगे कि सेंट्रल डोगोमा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फ्लो होती है डीएनए से आरएनए की तरफ, ताकि फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके, फंक्शनल प्रोटीन बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका फिगर, यहाँ पे सेंट्रल डोगोमा का डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन दिखाओगे मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से भी डीएनए बन जाएगा। तो अगर डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन बनते हैं। तो यहाँ पे डीएनए डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए से हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल डोगोमा का स्ट्रक्चर है, या फिर ये बोल सकते हो प्रोटीन सिंथेसिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो डीएनए बनता है वो किसके वजह से बनता है, रेप्लिकेशन की मदद से बनता है। ठीक है, तो कोई डीएनए से अगर आरएनए बनता है या आरएनए से अगर कोई डीएनए बनता है तो उस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो बताओगे कि अब यहाँ पे बताओगे कि सेंट्रल डोगोमा क्या होता है, हेडिंग डाल के। पहले तो आपने मॉलिक्यूलर मतलब कि बायोलॉजी में आपने क्या पढ़ते हैं उसको आपने एक्सप्लेन किया, नॉर्मल से आपने डेफिनेशन लिखा। अब प्रॉपर वे में बताओगे कि क्या होता है। What is central dogma? Central dogma illustrate the flow of genetic information in cell। जाहिर सी बात है, आपने बताया कि भाई एक सेल ही के अंदर तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रही है, तो कहा कहोगे कि सेंट्रल डोगमा इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल, द डीएनए रेप्लिकेशन and the coding for RNA through the transcription process and further RNA codes for the protein by the translation। तो वही चीज एक लाइन में आपको बता दिया है कि सेंट्रल डोगमा ये हमें क्या बताता है कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल फ्रॉम डीएनए से फिर आरएनए बनना, आरएनए से फिर प्रोटीन बनना। तो यही कह रहा है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो फिर यहाँ पे कोडिंग देखने के लिए मिलता है आरएनए में। ठीक है, तो ये कोडिंग किस कैसे होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है जब डीएनए से आरएनए का, तब फिर आगे चल के जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है तो आरएनए जो होता है कोड करता है प्रोटीन के लिए, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कोड मतलब आगे आरएनए कोड फॉर प्रोटीन, मतलब ये क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब कि हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है किसके मेथड से, तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। फिर यहाँ पे बताओगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फिर यहाँ पे बताओगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फ्रेमवर्क। The most common includes biopolymer. The major category of biopolymer include protein, RNA, and DNA, and that are further divided into general ट्रांसफर नोन एज अननोन ट्रांसफर एंड स्पेशल ट्रांसफर। ये कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस इंटरेक्शन हमें जो देखने के लिए मिलता है, हम इसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे मेजर बायोपॉलीमर जैसे प्रोटीन और आरएनए डीएनए के कैसे बनते हैं। तो उनको हम लोग बेसिकली छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ही तो हो रहा है, कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, या बायोपॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द स्पेशल ट्रांसफर occur in an exceptional cases in laboratory. General transfer occur in almost all the cell।
तो ये कह रहा है कि जो स्पेशल ट्रांसफर होता है हमको लेबोरेटरी के अंदर देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये जो जनरल ट्रांसफर होता है हमें सेल के अंदर दिखाई देता है। तो मतलब ये क्या सेल के बारे में मतलब क्या कह रहा है यही कि जो सेल के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जा रहा है और आरएनए से कैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो यहीं पे बताया गया कि इट डिस्क्राइब द रेगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो वही बता रहा है कि हमें यही बता रहा है कि कैसे जनरल ट्रांसफर होता है, कैसे रेगुलर फ्लो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसक्रिप्शन की मदद से पहले, फिर बाद में ट्रांसलेशन की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अननोन ट्रांसफर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि हमको जनरल ट्रांसफर और नोन ट्रांसफर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी को हम लोग सेंट्रल डोगोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब डीएनए कैसे रेप्लिकेशन होता है, तो कहोगे डीएनए ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है। डबल स्ट्रैंड कैसे बनता है, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की मदद से। जो मेसेंजर स्टाइल में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में ये फिगर देखा होगा, तो यही कह रहा है कि नया जो डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की मदद से बनता है। नया स्ट्रैंड इसी की मदद से सिंथेसाइज होता है। तो यही कह रहा है कि द न्यू डीएनए स्ट्रैंड आर फॉर्म विद वन स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट डीएनए एंड अदर न्यूली सिंथेसाइज। तो कह रहे हो कि जब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है तो एक पेरेंट का एक डीएनए स्ट्रैंड रहता है, एक नया बना हुआ स्ट्रैंड रहता है। ठीक है, तो मतलब जब भी इसका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको एक पुराना वाला स्ट्रैंड रहता है, एक नया वाला स्ट्रैंड रहता है। ठीक है, एक न्यूली सिंथेसाइज रहता है। इसी को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। तो वही बता रहा है कि नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का रहता है और एक जो नया बना हुआ रहता है वो स्ट्रैंड रहता है। इसी प्रोसेस को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल डोगोमा के स्टेप्स देखेंगे। तो टोटल 2 स्टेप्स है, आपको पता है। सबसे पहला क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। दूसरा हमारे पास क्या, ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या समझते हो, तो सीधा सीधा यही बताओगे भैया ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका डीएनए से आरएनए बनता है या आरएनए से डीएनए बनता है। तो हेडिंग डाल के बताओगे ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। तो ये कहोगे कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफर कहाँ से होता है, एक स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए आरएनए पर। तो किसकी मदद से, कौन सा एंजाइम मदद करता है डीएनए से आरएनए पे मतलब कि ट्रांसफर करने में, तो कहोगे आरएनए पॉलीमरेज मदद करता है। ठीक है, तो फिर आगे स्टेप में इतना लिखने के बाद फिर बताओगे जो डीएनए स्ट्रैंड होता है जो कि आगे चल के आपको 3 पार्ट में डिवाइड होकर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि पहले प्रमोट करेगा तो प्रमोटर हो गया। ऐसे स्ट्रक्चरल जीन होता है ना जिसमें 3 स्टैंड टू 5 स्टैंड, फिर 5 स्टैंड टू 3 स्टैंड। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो प्रमोटर एक बार यहाँ पहुंचाया, फिर यहाँ पहुंचाया, फिर यहाँ पहुंचाया। ठीक है ना, तो ये होता है ना कि स्ट्रक्चरल जीन के अंदर प्रमोटर रहता है, फिर यहाँ पहुंचाता है, लास्ट में टर्मिनेट हो जाता है। तो यही कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि 3 प्रोसेस से गुजर के जाता है। 3 पार्ट में होता है मेनली। पहला पार्ट होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अच्छा, फिगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये फिगर है, देखो जब डीएन देखो यहाँ पे क्या है कि प्रमोटर, पहले स्टार्टिंग में हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे था प्रमोटर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 5 स्टैंड और 5:3 स्टैंड हमारा क्या है, बेसिकली हमारे पास डीएनए का डबल स्टैंड है। तो यहाँ क्या प्रमोटर पहले क्या होगा, प्रमोटर क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, देखो यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे जा रहा है, यहीं पे जा रहा है ना, मतलब प्रमोटर से टर्मिनेटर एंड पे चला जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक हो गए कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो ट्रांसक्रिप्शन जैसे हो रहा है तो डीएनए का ना एक टेम्पलेट स्टैंड है और एक हमारे पास कोडिंग स्टैंड है। आगे चल के यही अलग होंगे, अलग होने के बाद ये जब आरएनए बनेगा तो ये सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहोगे जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, डीएनए स्ट्रैंड दैट सिंथेसाइज द आरएनए इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये कह रहा है जो डीएनए स्ट्रैंड आगे चल के सिंथेसाइज करेगा आरएनए को, उसी को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि वो डीएनए का स्ट्रैंड आगे चल के जो हमारा सिंथेसाइज करेगा आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड, उसी को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। और जो दूसरा वाला जो रहता है, बाय डीएनए में 2 स्ट्रैंड रहते हैं ना, तो जो आगे चल के आरएनए को सिंथेसाइज करेगा उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो दूसरा वाला स्टैंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बाकी दूसरे वाले को हम लोग कोडिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है,
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रमोटर के साथ बाइंड करता है और रिएक्शन को स्टार्ट करता है और 3:5 डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट करता है। ये कह रहा है कि भाई कब बनेगा आरएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो हो रहा है आगे चल के आरएनए बनेगा, वो कब स्टार्ट होगा, कब बनेगा? तो कहोगे कि जब प्रमोटर हमारा क्या करेगा, किसके साथ बाइंड करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा और रिएक्शन को स्टार्ट करेगा 3:5 डायरेक्शन में, तब जाके हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बनना चालू होता है। ठीक है। जैसे ही वो अप्रोच करता है टर्मिनेटर सीक्वेंस पे, तो देखो जैसे ही टर्मिनेटर, देखो यहाँ इस तरीके से था ना, 3:5 इन था और ये 5:3 पॉइंट। तो ये कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है किसके साथ, तो प्रमोटर के साथ, प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा। और जैसे ही ये टर्मिनेटर तक पहुंचता है, जैसे ही टर्मिनेटर तक पहुंचता है श्रेया, दीपांजलि, जैसे टर्मिनेटर तक पहुंचता है, तो फिर जैसे टर्मिनेटर तक ये पहुंचता है तो ये नया, जैसे यहाँ पहुंचेगा तुरंत एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का स्ट्रैंड बना देगा, यानी कि डीआरएनए से आरएनए बना देगा, यानी कि एक नया सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड बना देता है। तो वही लिखा है यहाँ, वही बता रहा है भाई, यहाँ पे वही बता रहा है कि जैसे ही अप्रोच करेगा और टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचेगा तो ये टर्मिनेट कर देता है और रिलीज कर देता है नया न्यूली सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड। और यही जो न्यूली रिलीज बाद में टर्मिनेटर एंड पे जो नए न्यूली रिलीज आरएनए स्ट्रैंड है, ये आगे चल के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है और आरएनए का स्ट्रैंड बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड बनता हुआ दिखाई देता है। यही आपका था ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन था। अब देखते हैं ट्रांसलेशन। तो आपको समझ में आया? ऑल ऑफ यू क्लियर? कुल मिला के आपको क्या हो रहा है कि भाई यहाँ प्रमोटर बाइंड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज के साथ और एक टेम्पलेट स्टैंड बनाने काम कर रहा है, और जैसे ही टर्मिनेटर एंड पे जाता है तो वहां एक न्यूली नया सिंथेसाइज आरएनए का स्ट्रैंड बना देता है, बस। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, तो कहोगे ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आरएनए कोड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन के ऊपर, एंड आगे चल के हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो कहोगे ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच आरएनए कोड फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन and it is an active process which require energy and this energy is provided by the ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये कह रहा है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। इसके लिए हमें क्या होगा कि इस एक्टिव प्रोसेस के अंदर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी, मतलब कि प्रोटीन बनाने के लिए, आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये जो एनर्जी होता है वो कौन देता है, तो कहोगे ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो एनर्जी देता है ताकि हमारा प्रोटीन बन सके। फिर यहाँ पे देखो राइबोसोम इनिशिएट द ट्रांसलेशन प्रोसेस and the ribosome consists of large subunit and a smaller subunit, and the larger subunit in turn consists of two RNA molecule placed close enough so that peptide bond can form at the expense of energy। देखो ये कहोगे तो इसके बाद क्या होता है कि एनर्जी का देने का काम कर रहा है टीआरएनए। फिर राइबोसोम क्या करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने में मदद करता है। तो आपको पता है कि राइबोसोम के अंदर दो यूनिट होते हैं, एक बड़ा छोटा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है। तो अगर राइबोसोम होता है उसके पास दो सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक छोटी सब यूनिट होती है। तो जो लार्जर सब यूनिट होती है वो दो टी आरएनए मॉलिक्यूल मतलब अपने साथ लेके चलती है। तो टी आरएनए काम क्या करता है, हमारा आरएनए से प्रोटीन बनाने में ये एनर्जी देने का काम करता है। तो कहोगे कि ये क्या, इसके लार्जर सब यूनिट में आपको दो टीआरएनए मॉलिक्यूल रहता है जो कि हमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है और हमें एक्सपेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा प्रोटीन बन सके। ठीक है। फिर यहाँ पे बताओगे द एम आर एन ए एंटर द स्मॉल। फिर उसके बाद आपको जो स्मॉलर जो सब यूनिट है, क्योंकि बड़ी यूनिट की तो आप बात कर लिए, जो छोटा यूनिट है, जो स्मॉलर सब यूनिट है, तो कहोगे कि मैसेंजर आरएनए जो होता है स्मॉलर सब यूनिट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एम आर एन ए एंटर हो जाता है स्मॉलर सब यूनिट विच इज देन हेल्ड बाय द टी आर एन ए मॉलिक्यूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन प्रेजेंट इन द लार्जर सब यूनिट, and the two codon are held by two tRNA molecule placed close to each other and a peptide bond is formed between them as this process repeat
लॉन्ग पेप्टाइड चेन। तो ये कह रहा है कि आपने बताया कि जो मैसेंजर टीआरएनए आपको देखने के लिए बड़े सब यूनिट में और छोटे सब यूनिट में आपको मैसेंजर आरएनए देखने को मिल रहा है, जो कि आपको जैसे ही ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन दोनों सब यूनिट आपस में जब आते हैं, जैसे बाइंड करते हैं, तो आप क्या देखने के लिए मिलता है, जब दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास आते हैं टीआरएनए और एमआरएनए वाला, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में। और ये जो प्रोसेस बार बार रिपीट होती है और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन देखने के लिए मिलता है, और अमीनो एसिड का सिंथेसिस देखने के लिए मिलता है, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। यही आपका था ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा आपका यही था ट्रांसलेशन। तो मतलब ओवरव्यू अगर देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन में आपका क्या हो रहा था, तो डीएनए से आरएनए बन रहा था, और डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा था, तो कहोगे कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड कर रहा था, और जैसे ही टर्मिनेटर एंड पे जा रहा था तो नया आरएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दे रहा था श्रेया। दूसरे वाले में हमने देखा कि जब ट्रांसलेशन हो रहा था क्या हो रहा था, कहोगे आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। आरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा था, तो कहोगे आरएनए से प्रोटीन हमारा ऐसे बन रहा है कि इसके अंदर टी मॉलिक्यूल टी आरएनए मॉलिक्यूल जो रहता है इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और राइबोसोमल की दो सब यूनिट होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी यूनिट है, और बड़े यूनिट में दो टी आरएनए मॉलिक्यूल रहते हैं जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है, और जो स्मॉलर यूनिट है उसमें मैसेंजर आरएनए रहता है। दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, जैसे दोनों बाइंड करती हैं आपस में पास पास आती है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, और जैसे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में फिर से रेपिटेशन या पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन होता है, या बेसिकली लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, और यही लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो हाँ, चलो ठीक है, लेफ्ट कर जाओ, इसको अपने लैंग्वेज बना के लिख लेना। ठीक है।